हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज यूट्यूब के क्लास पर जेनिथ क्लासेज में भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक प्रारंभ किया जा रहा है। एसएससी, बैंक, रेलवे से लेकर के 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी स्टार्टिंग टॉपिक है, छोटे बच्चों द्वारा ये कहा गया कि भौतिक विज्ञान या उनके सिलेबस की कोई चीज प्रारंभ की जाए, इसलिए भौतिक विज्ञान का पहला पोर्शन प्रारंभ किया जा रहा है। कक्षा 9 से लेकर इंटर तक तथा कंपटीशन की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो हमारे इस जेनिथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भौतिक विज्ञान का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। भौतिक विज्ञान किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। भौतिक विज्ञान के बिना जीवन ही कह सकते हैं जीना मुश्किल हो जाता है। भौतिक विज्ञान क्या है, पहले विज्ञान क्या है ये तो जाना जाए। विज्ञान क्या है भाई? भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन पहले विज्ञान क्या है ये तो जाना जाए। भाई सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बाद विज्ञान की एक शाखा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु या पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक गुण क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण क्या है? जैसे ताप, दाब, आयतन, घनत्व, ये सब कौन से गुण हैं? भौतिक गुण को करते हैं। वे गुण भौतिक गुण क्या है? ताप, दाब, आयतन, घनत्व, ये सब क्या है? भौतिक गुण। इसी का अध्ययन जिसके शाखा के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये रहा आपका विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब रही बात ये कि भौतिक राशियां कौन सी होती हैं। तो जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है या जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, यह किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है, क्या कहेंगे कि वे शब्द जिनके सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और साथ ही साथ जिन्हें किसी यंत्र द्वारा, भाई मीटर है, लंबाई को स्केल द्वारा, मीटर पैमाने द्वारा मापा जा सकता है। द्रव्यमान है, उसे तौला जा सकता है, वजन ना तौला जा सकता है। तो ये सब चीजें की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां क्या है? मूल मात्रक, यानी पूरी भौतिक राशि को मूल मात्रक क्या होते हैं? अब मूल मात्रक वे होते हैं, ये मूल मात्रक। अब मूल मात्रक वे होते हैं कि पूरे समस्त मात्रकों को, यानी जितने भी भौतिक राशियों में मात्रक जो पाए जाते हैं, उन समस्त मात्रकों के बारे में अध्ययन करने के लिए, उन मात्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष मात्रक बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 7 मिलती है। और इन्हीं मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक कौन से होते हैं? इधर द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मूल मात्रक। कहीं कहीं 6 मात्रक भी मिलते हैं। पदार्थ की मात्रा को मूल कहा जाता है, ठीक। तो इसमें 6 भी मिलते हैं, लेकिन 7 मान के लिए। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये आपके मूल मात्रक हो गए। अब इन मूल मात्रकों को वे मूल राशियां हो गई। अब रही बात मूल मात्रक की, तो मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल राशियों को मापने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मूल राशियों को मापने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि भाई लंबाई को मापना है, भाई सबको मापने के लिए एक मात्रक होना चाहिए। तो भाई लंबाई किसमें मापेंगे? इतनी दूर है, क्या है ये भाई? उसके लिए पैमाना बनाया गया कि भाई मीटर है, तो भाई इतना मीटर हो गया। अब द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है। विद्युत धारा को मापना है, क्या है? एम्पियर है। जो तीव्रता है, क्या है? कैंडिला है। तो ये क्या है? मूल मात्रक है। यानी मूल राशियों को मापने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक कौन से होते हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। यानी कि द्रव्यमान किससे मापते हैं? किलोग्राम से मापते हैं। द्रव्यमान किससे मापते हैं? किलोग्राम से मापते हैं। लंबाई किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। समय को किससे मापते हैं? सेकंड से मापते हैं। यानी समय मूल राशि है, इसका मात्रक क्या है? सेकंड है आपके पास। अब क्या? ताप को किससे मापते हैं? केल्विन से मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। अगर देखिए, जो तीव्रता को कैंडिला से मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से मापते हैं। कुछ पूरक मात्रक होते हैं, और कौन से होते हैं? रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहा जाता है। रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहा जाता है। रेडियन के द्वारा कोण को मापा जाता है, स्टेरेडियन के द्वारा ठोसी कोण को मापा जाता है। रेडियन के द्वारा कोण को मापा जाता है, स्टेरेडियन के द्वारा ठोसी कोण को मापा जाता है। अब रही बात मात्रक, भाई मात्रक ये हो गए, मूल राशियां ये हो गई, मूल मात्रक ये हो गए। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी, विशेष तौर पर याद रखिएगा
कि मूल मात्रकों के अंत में कभी भी पूर्ण विराम और फुल स्टॉप या जो है कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये गलती हो जाती है कि कभी भी मूल मात्रक के अंत में कभी भी पूर्ण विराम, कामा, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात विशेष ध्यान रहे आपको। अब रही बात भाई मात्रक को मापने के लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई हैं। उन पद्धतियों के बारे में चर्चा कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो मात्रकों की पद्धतियां 3 पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं? 3 पद्धतियां होती हैं। तो पहली पद्धति कौन सी है? एमकेएस पद्धति है। दूसरी पद्धति कौन सी है? सीजीएस पद्धति है। पहली पद्धति कौन सी है? एमकेएस पद्धति है, जिसे एसआई पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति क्या है? सीजीएस पद्धति है। सीजीएस पद्धति को गाल्गी पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस पद्धति को गाल्गी पद्धति भी कहा जाता है। तीसरी एफपीएस पद्धति है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती है भैया? 3 होती हैं। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है। सीजीएस पद्धति को गाल्गी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है तथा एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस एमकेएस पद्धति को 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति द्वारा एसआई पद्धति का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति द्वारा एमकेएस पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम यानी मानक पद्धति का दर्जा दे दिया गया है। और इसी पद्धति में परिवर्तन होता रहता है। इन पद्धतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस एमकेएस पद्धति में यम का मतलब मीटर से होता है, के मतलब किलोग्राम होता है, यस मतलब सेकंड होता है। यस का मतलब सेकंड तीनों पद्धतियों में होता है। अब रही बात सीजीएस पद्धति में, यही मीटर है। मीटर को क्या कह देंगे? इसमें सी से सेंटीमीटर कह देंगे। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जी होता है, जी ग्राम होता है। एमकेएस में के किलोग्राम होता है। इसमें यानी पहला जो अक्षर है इसके द्वारा लंबाई को मापा जाता है, दूसरे के द्वारा द्रव्यमान को नापा जाता है, तीसरे के द्वारा समय को मापा जाता है। ग्राम हो गया, ये सेकंड। ये ब्रिटिश पद्धति है। विदेशी पद्धति है फुट, पाउंड, सेकंड। ब्रिटिश पद्धति में ये आपको फुट से मापा जाता है और पी पाउंड से मापा जाता है और यस को क्या किया जाता है? सेकंड से मापा जाता है। यस को किससे कहा जाता है? यस को सेकंड से डिनोट किया गया है, पी को पाउंड से डिनोट किया गया है, एफ को फुट को एफ से डिनोट किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि पद्धतियां कितनी है? 3 पद्धतियां हैं। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इनके नाम अन्य नाम एसआई या गाल्गी पद्धति या ब्रिटिश पद्धति। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान दिया जाए कि भाई कुछ छोटे मात्रक होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं। तो छोटे मात्रक कौन से हैं? जैसे कि बहुत ही छोटी चीजों को, जीवाणु, विषाणु से आकार को मापना, बहुत ही छोटी चीजों को। तो फर्मी बहुत छोटा मात्रक होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के होता है। एक्सरे मात्रक एक एक्सरे बराबर होता है 10⁻13 मीटर। एक एक्सरे बराबर 10⁻13 मीटर। एक एंगस्ट्राम एक एंगस्ट्राम का एक चिन्ह होता है, एक के ऊपर एक गोली लगा दी जाती है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। एक माइक्रोन को म्यू, ये चिन्ह होता है म्यू का, माइक्रोन का चिन्ह होता है म्यू। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। ये कुछ आपके छोटे मात्रक हुआ करते हैं। और इसी तरह से कुछ बड़े मात्रक होंगे, बहुत सारे। आइए बच्चों, अब छोटे मात्रकों के बाद हम लोग कुछ बड़े मात्रकों की बात करते हैं। बड़े मात्रकों में थे लंबाई के बहुत बड़े मात्रक, जिनके द्वारा सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी या पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी या मंगल के बीच की दूरी, इन सब को ग्रहों नक्षत्रों के बीच की दूरी को मापा जाता है। उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है क्या? खगोलीय मात्रक। कौन सा मात्रक आता है? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को एयू से डिनोट किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एयू से प्रदर्शित किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एयू यानी कि एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर।
1.9496 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। एक कौन सा मात्रक है? खगोलीय मात्रक। एयू मतलब खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर इतना होता है। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कह जाती है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर है। अब प्रकाश वर्ष को प्रतीक क्या है? एल जी। प्रतीक क्या है? एल जी। यानी प्रकाश वर्ष क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका प्रतीक क्या होता है? एल जी होता है। एक प्रकाश वर्ष यानी एक एल जी बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो ये आंकड़े हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगर कंपटीशन के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाकी छोटे बच्चों के लिए तो है ही है। अब तीसरे नंबर पर आता है पैराबोलिक सेकंड। पैराबोलिक सेकंड, पैराबोलिक सेकंड जो होता है इसे पैरालेक्टिक सेकंड भी कहा जाता है या पारसेक भी कहा जाता है। पारसेक नाम से आपको ज्यादा मिल जाएगा, पारसेक ज्यादा बच्चे जानते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं में पैराबोलिक सेकंड या पैरालेक्टिक सेकंड दे देता है तब कंफ्यूजन बन जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ पारसेक पता होता है उसका नाम। इस चक्कर में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे कि पैराबोलिक सेकंड या पैरालेक्टिक सेकंड या पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। अब ये क्या है? लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। ये क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक होता है। दूरी का सबसे, याद पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। अब थोड़ा सा उस बच्चे प्रकाश वर्ष को भी कह देते थे, ये गलत है। इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। अब आइए द्रव्यमान। द्रव्यमान के बड़े मात्रक क्या होते हैं? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान का मात्रक। यानी द्रव्यमान का के छोटा मात्रक क्या है? यानी इससे एएमयू क्या है? द्रव्यमान का छोटा मात्रक होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इससे अणु परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, यानी अणुओं के द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान, इन सब का द्रव्यमान मापा जाता है ना इसके द्वारा। किसके? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एक एएमयू बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻27, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर एक एएमयू बराबर 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ये होता है। इसके बाद स्लग आता है। दूसरा मात्रा क्या है? स्लग। ये होता है 14.5 किलोग्राम होता है। एक स्लग बराबर क्या होता है? 14.5 किलोग्राम होता है। अब कुंतल की बात आती है। छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। कुंतल, एक कुंतल में ये बातें तो पता ही होगी, एक कुंतल में 100 किलोग्राम होता है। एक कुंतल कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। और टन या मीट्री टन होता है। एक टन या मीट्री टन, टन या मीट्री टन होता है। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। एक टन में 1000 किलोग्राम या 10 कुंतल भी कह सकते हैं, यानी 10 के 100 10 कुंतल भी कह सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि सौर द्रव्यमान। सौर द्रव्यमान क्या होता है? 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, 2 गुणे 10⁻30 किलोग्राम। सौर द्रव्यमान क्या होता है? एक सौर द्रव्यमान बराबर 2 गुणे 10⁻30 किलोग्राम, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, ये सौर द्रव्यमान होता है। अब सबसे बड़ा, यानी द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक एएमयू, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, नाम से ऐसा लगता है इसे दूरी का मात्रक हो, लेकिन हाँ, ये किसका मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। एएमयू द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक है। एक चंद्रशेखर सीमा को CSL द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक CSL बराबर 2.8 गुणे 10⁻30, यानी 2.8 गुणे 10⁻30, 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ये क्या होता है? एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है। अब छोटे मात्रक हो गए,
द्रव्यमान के बड़े मात्रक हो गए, द्रव्यमान के दूरी के बड़े मात्रक हमने बता दिया, दूरी के छोटे मात्रक हमने बता दिया, पद्धतियां क्या होती हैं उसके बारे में हमने इसी वीडियो में चर्चा कर दिया है, मूल मात्रक क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। पद्धतियां 3 होती हैं, कौन सी? MKS, CGS या PS पद्धति होती है ना, और SI पद्धति, MKS पद्धति को SI पद्धति कहा जाता है। तो इन सब के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग मात्रकों को, छोटे बड़े मात्रक जान लिए, मूल मात्रक जान लिए, इन सारे मात्रकों को जानने के बाद अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की ओर बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कौन से मात्रक होते हैं? तो वे मात्रक होते हैं, ये वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, यानी कि जिनके जो उनके सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक मात्रक, जैसे कि बल का मात्रक, तो बल में एक मात्रक नहीं लगेगा, यदि 2-3 मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हीं मात्रक को, यानी कोई ओरिजिनल इसका मात्रक नहीं होता है, ये कई मूल मात्रक से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो इनमें कुछ मात्रक जो होते हैं ये भी भौतिक राशियों की मात्रक हुआ करते हैं, लेकिन सीधे सीधे यानी इन्हीं राशियों को मात्रक को ज्ञात करने के लिए वो 7 मूल मात्रक बनाए गए थे। तो ये जैसे बल का मात्रक, कहां शुरू करते हैं? जैसे बल का मात्रक, तो बल के मात्रक के लिए क्या करेंगे भाई? बल का मात्रक क्या है? तो ऐसे सही तो है कि बल क्या है, यानी कि बल क्या है? बल व धक्का या खिंचाव है, बल व धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। इस प्रकार से बल की डिफिनीशन हम दे सकते हैं। फिलहाल बल की डिफिनीशन से भी मतलब नहीं है। तो बल का मात्रक, तो मात्रक 2, एक MKS मात्रक निकाल लेते हैं, एक CGS मात्रक, 2 के बारे में बताते हैं, MKS मात्रक और CGS मात्रक। तो बल का MKS मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। और CGS मात्रक क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। भाई किलोग्राम के स्थान पे ग्राम, मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर, सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड ही होता है। जैसे इसका MKS मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और एक न्यूटन और डाइन में कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। मान के लिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये बहुत पूछता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब किलोग्राम भार को न्यूटन बदलने के लिए 9.8 से गुणा किया जाता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन के होता है। लेकिन किलोग्राम भार अकेले बल का मात्रक नहीं है, ये याद रहे। किलोग्राम भार अकेले बल का मात्रक नहीं है, लेकिन 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अब आइए जैसे कार्य का मात्रक, दूसरे नंबर पे क्या है? कार्य। ऐसे बहुत सारे हैं, 1-2 के बारे में बता दिया जा रहा है, बाकी आप लोग निकालेंगे। जैसे कार्य का मात्रक, अब कार्य का मात्रक क्या होता है? MKS मात्रक और CGS मात्रक। कार्य का MKS मात्रक और CGS मात्रक। तो MKS मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। और इसके अकॉर्डिंग CGS मात्रक क्या है? किलोग्राम क्या बन जाएगा आपका? ग्राम बन जाएगा। मीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड ही होता है, चाहे जिस पद्धति में हो। दूसरा क्या है? न्यूटन मीटर होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? डाइन सेमी हो जाएगा। न्यूटन मीटर होता है, इधर क्या हो जाएगा? डाइन सेमी हो जाएगा। इधर क्या होता है? जूल, MKS में क्या होगा? जूल, इधर क्या होगा? अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग। यहां पर वही कंडीशन आ गई कि 1 किलोग्राम भार मीटर, 1 किलोग्राम भार मीटर बराबर 9.8 जूल हो गया। जैसा कि आपके पास यहाँ पर था 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन के था, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 किलोग्राम भार मीटर बराबर 9.8 जूल के मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में अकेले कार्य का मात्रक नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसे जूल में बदलने के लिए 9.8 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक, किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक। शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है, जूल बटा सेकंड। कार्य क्या है? कार्य बटा सेकंड। कार्य का मात्रक जूल बटा सेकंड हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर आइए, इसके भी MKS मात्रक और CGS मात्रक। तो MKS मात्रक क्या होगा भाई? इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम सेमी स्क्वायर बटा सेकंड क्यूब हो जाएगा। न्यूटन दूसरा मात्रक, यानी इसी के 4 मात्रक हो जाएंगे। 4 इधर 8 प्रकार 8 मात्रक हो जाएंगे। इनका न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, यहाँ डाइन। न्यूटन क्या हो जाएगा? डाइन, क्योंकि यहाँ पर MKS क्या था? बल का न्यूटन था, इधर CGS डाइन था।
तो 9 मीटर बटा सेकंड हो जाएगा, इधर जूल सेकंड, इधर क्या है अर्ग बटा सेकंड, इधर जूल बटा सेकंड, इधर अर्ग। वाट, वाट जो है यह एमकेएस मात्रक होता है। शक्ति का क्या है, एमकेएस मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। वाट को, वाट को किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। एक हार्स पावर, एक हार्स पावर क्या होता है, ये हार्स पावर जो होता है 746 वाट के होता है। एमकेएस में 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। लेकिन ये हार्स पावर जो है यह पीएस पद्धति का मात्रक है। हार्स पावर किस पद्धति का मात्रक है, एफपीएस पद्धति का मात्रक है, ब्रिटिश पद्धति का मात्रक है हार्स पावर। हार्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति। अब एक अर्ग बटा सेकंड क्या होता है, 10⁻⁻7 वाट होता है। एक अर्ग बटा सेकंड क्या होता है, 10⁻⁻7 वाट, 10⁻⁷ वाट के होता है। ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक हमने आपको बता दिया है। जैसे जूल, अब जूल किसका किसका मात्रक होता है भाई, जूल तो आपका कार्य का भी मात्रक है, जूल आपका ऊर्जा का भी मात्रक है, जूल आपका उष्मा का भी मात्रक जूल होता है। यानी कार्य ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, कार्य उष्मा का भी मात्रक जूल है, कार्य जूल जो है किसका किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है और उष्मा का मात्रक जूल है। यसाई मात्रक, तीनों का यसाई मात्रक जूल है। यानी जूल 3 राशियों का मात्रक होता है। और ऊर्जा शब्द जुड़ जाए, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वैद्युत ऊर्जा हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, चाहे नाभिकीय ऊर्जा हो, यानी कोई भी ऊर्जा होगी सबका यसाई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऊर्जा शब्द जुड़ जाए तो इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत कायदे से आराम से आप लोग रोक करके कायदे से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ भी करेंगे अच्छे से नोट करेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोटिमान क्या होता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग कोटिमान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोटिमान क्या होता है, कोटिमान के पहले थोड़ा सा एक चीज अगर हम लोग ये जान लेते हैं, चलिए कोटिमान जान लेते हैं फिर देखा जाएगा कोटिमान क्या है। कोटिमान, कोटिमान होता है किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना, कोटिमान कहलाता है। यानी किसी संख्या को लिख देते हैं, किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना कोटिमान कहलाता है। यानी किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना कोटिमान कहलाता है। यानी किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिख लेंगे तो क्या कहलाएगा, कोटिमान कहलाएगा। अच्छा, कोटिमान आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कोटिमान क्या है, कोटिमान को कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोटिमान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब कोटिमान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कोई एक संख्या लेते हैं, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कोटिमान को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2.27689 ऐसे है, कोई वैल्यू ले लिए। अब इसका उसमें कहा गया कि इतने का कोटिमान ज्ञात करिए। क्या करिए, कोटिमान। कोटिमान क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन बन गया, इसका कोटिमान क्या होगा। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए पहले इसको 10 की घात के रूप में लिखा जाएगा। कैसे, क्या लिखा जाएगा, 10 की घात के रूप में लिखा जाएगा। तो 10 की घात के रूप में अगर संख्या में दशमलव नहीं दिख रहा है, अगर इस अंक में कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि दशमलव बाहर पड़ा हुआ है, इधर नहीं इधर पड़ा हुआ है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो ये कहां पड़ा हुआ है, यहां पर है। संख्या के बाद देखिए किसी भी संख्या से 5 लिखा हो, अब इस संख्या के इधर दशमलव होता है, अपान में 1 छुपा होता है, पहले प्लस छुपा होता है, यहाँ घात होती है, इतनी चीजें होती हैं आपको। यानी किसी संख्या के, यानी कोई संख्या हो, यहां पर लिख दिया जाएगा जैसे संख्या, तो इस संख्या, ये संख्या है, इसके अपान में क्या होगा, 1 होगा, घात यहां होगी, घात छुपी होती है, यहां क्या होता है, दशमलव होता है ना। इन चीजों को
ये दशमलव होता है, यहाँ क्या होता है प्लस छुपा होता है। ये इतनी चीजें होती हैं, इसको हम लोग को जानना होगा। क्लियर हुई ये बात। अब इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कोटिमान पहले 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो ये नहीं पहले की तो भाई कोटिमान जानने से पहले 10 की घात के रूप में जानना बहुत जरूरी है। बिना इसको जाने आप कोटिमान नहीं जान पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। कहीं शुरू करेंगे, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को उधर से इधर ले आएंगे और यहाँ तक ले आएंगे। नहीं, इस दशमलव के बाईं तरफ एक अंक होना चाहिए। यहाँ से ले आएंगे 1 2 3 4, तो 2.7689 कहा 1 2 3 4, तो 10 का घात क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 4, चूंकि हमने क्या किया 4 अंक ले आया, 1 2 3 4 अंक ले आया और बाईं तरफ ले आया। तो ये याद रहे कि अगर घात दशमलव बाईं तरफ जाएगा तो घात धन में लिखी जाएगी, अगर दशमलव दाईं तरफ जाएगा तो घात ऋण में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना के हम लिख देते हैं कि घात बाईं तरफ जाएगी। लिख लीजिए आप लोग, ऐसे ही लिख लीजिए कि घात बाईं तरफ जाएगी, दशमलव बाईं तरफ जाएगा तो घात धन में होगी, दशमलव दाईं तरफ जाएगा तो घात ऋण में होगी। दशमलव दाईं तरफ जाएगा, जैसे ये हो गया एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि यहाँ लिखा होता है एक दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था मान लीजिए ना। अब मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 2 इस प्रकार से लीजिए कि मान लीजिए कि दे दिया हो 0.00893 ये है। अब इसको 10 की घात के, अभी कोटिमान हमने नहीं लिखा है, अभी तो सिर्फ हमने 10 की घात के रूप में लिखा है। अभी इसका कोटिमान बताते हैं आप लोगों को, पहले घात के रूप में आप जान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि भाई इसको हम लोग दशमलव पहले इस रूप में बनाएंगे कि इसके बाईं तरफ एक अंक हो। अब दशमलव चूंकि यहाँ दिख रहा है, दशमलव जाना कहाँ चाहता है, दशमलव एक अंक के बाद, यानी दशमलव के बाईं तरफ एक अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब एक अंक 2 अंक 3 है, इसका मतलब हुआ कि 8.93 और 10 की घात दशमलव किधर गया है, दशमलव इधर गया है तो दाहिनी तरफ गया है, इसलिए 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा, 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चन में कोटिमान को हम लोग समझेंगे, कोटिमान कैसे ज्ञात हो, यानी इसका भी हमें कोटिमान ज्ञात करना है, इसका भी हमें कोटिमान ज्ञात करना है। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 की घात के रूप में लिखते हैं। 10 की घात के रूप में लिखने में हम लोग सफल हो गए, तब हम लोग कोटिमान को आराम से पढ़ लेंगे। अब बताइए 10 की घात के रूप में लिख उठा आप कोटिमान, तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए इस दशमलव के यानी घात के पहले वाली संख्या, यानी इस पर हम लोग विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं। क्या ये जो संख्या है वो 3.16 से कम है कि ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है कि बराबर है। अगर ये 3.16 से क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है ना, 3.16 से कम है भाई, 3.16 ये ज्यादा है, ये कम है, तो कम है तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, यही मान हमारा कोटिमान हो जाएगा। यही क्या है, कोटिमान हो गया, कोटिमान हो गया। और यहाँ पर क्या ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो इसके स्थान पर 10 लिख देंगे, 10 का मतलब 10 घात 1, इसका मतलब 10 घात 3 हो जाएगा। ये पहले से है और इसको कैलकुलेट होगा तो क्या बन जाएगा, 10 घात माइनस है 2 बन जाएगा, कम हो जाएगा, घात 1 कम हो जाएगा। यानी कोटिमान की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि संख्या जो संख्या है, संख्या इज ग्रेटर देन 3.16। अगर ये क्या है, बड़ी है, संख्या जो है 3.16 से क्या है, ग्रेटर देन मतलब बड़ी, ग्रेटर देन मतलब बड़ी है, तो संख्या के स्थान पर 10 लिख देंगे या 10 का घात 1 लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, ये हो गया, लिखा जाएगा। और अगर क्या है, छोटी है, यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या इज लेस देन 3.16, तब क्या हो जाएगा, संख्या को छोड़ दिया जाएगा। तब अगर ये छोटी है, संख्या को छोड़ दिया जाएगा, तो वही जो 10 की घात होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो 10 की घात होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि क्या है कि अगर पहली चीज क्या है आपकी कि पहले आप 10 की घात के रूप में लिखना सीखेंगे। 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे, अगर दशमलव कहीं भी हो, दशमलव कहीं भी हो, उसे हम एक अंक के बगल ले जाएंगे। अगर एक अंक के बगल ले जाने में हम सफल हो गए, तब मान के लिए 10 घात रूप में लिख लेंगे, यानी जितने अंक बाईं तरफ ले जाएंगे 10 की घात लगा देंगे।
और इसमें क्या है, दाहिनी तरफ ले आए देखो, इसलिए क्या है 10 घात 3, 1 2 3, एक अंक निकाल, यानी बाईं तरफ एक अंक होना चाहिए। 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 10 की घात के रूप में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि उसी की तुलना करेंगे 3.16 से। अगर 3.16 से ये संख्या घात से नहीं मतलब है, अगर ये संख्या 3.16 से क्या है कम है, इस संख्या को छोड़ दिया जाएगा, यही मान हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है इसको हटा करके इसके साथ 10 घात 1 लिख दिया जाएगा। अब बची हुई घात के साथ क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अगर ये धन होता तो ये धन होता तो जुड़ जाता, अब ये ऋण था ये धन था तो क्या हो गया, घट गया है। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कोटिमान ज्ञात कर लेंगे। अब कोटिमान तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कोटिमान के बाद देखा जाए तो अल्पतमांक क्या होता है, क्या होता है अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक किसी यंत्र की क्या होता है कि किसी यंत्र की अल्पतम मांग ही क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। किसी यंत्र की न्यूनतम पाठ्यांक, यानी किसी यंत्र के न्यूनतम पाठ्यांक, कि कोई यंत्र जो हो जो सबसे कम मापता हो उसी को उसका अल्पतमांक। नाम से पता चल रहा है कि अल्पतम मांग मतलब जो छोटी छोटी, जैसे एक स्केल हो आपके पास, पटरी हो आपके पास, उस पटरी में सबसे छोटा क्या माप सकते हैं आप, तो उस पटरी में सबसे कम आप माप सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो उस स्केल यानी उस पटरी का अल्पतमांक क्या है, 1 मिलीमीटर होता है। अब जैसे विराम घड़ी का अल्पतमांक को LC से प्रदर्शित किया जाता है। उसका प्रतीक क्या है, अल्पतमांक का प्रतीक क्या होता है, LC होता है। अल्पतमांक का प्रतीक क्या है, LC। एक LC बराबर होता है विराम घड़ी का अल्पतमांक होता है विराम घड़ी, विराम घड़ी का, विराम घड़ी का अल्पतमांक होता है 1 सेकंड। ये विराम घड़ी का अल्पतमांक क्या होता है, 1 सेकंड का होता है। मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या होता है, मीटर पैमाना मतलब स्केल, तो मीटर पैमाने का LC क्या होता है, मीटर पैमाने का LC होता है 1 मिलीमीटर। क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। अब थर्मामीटर का क्या होता है, थर्मामीटर का LC क्या होता है, थर्मामीटर का अल्पतमांक क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। अब थर्मामीटर में भाई कौन सा पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है कि फारेनहाइट पैमाना है कि र्यूमर पैमाना है, तो जो पैमाना होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर सेल्सियस पैमाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा, फारेनहाइट पैमाना है तो 1 फारेनहाइट हो जाएगा, र्यूमर पैमाना है तो 1 र्यूमर हो जाएगा, केल्विन पैमाना है तो 1 केल्विन हो जाएगा। तो ये इन बातों को हम लोग ध्यान देंगे। अल्पतमांक ज्ञात करना आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। कोटिमान आप लोगों को बता दिया गया है, कुछ छोटे पैमाने कुछ बड़े पैमाने आप लोग जान गए हैं। तो इन चीजों को अच्छे से नोट करेंगे। चैनल पर बने रहें। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पाठ्यक्रम के लिए अगले वीडियो को देखें।